नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका जॉब जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने वादा किया था, इंडियन नेवी एमआर के सारे सिलेबस मैं इस यूट्यूब चैनल पे करवाने वाला हूं। तो आज ये जीएस की क्लास शुरू कर रहा। इसकी आपको क्लास डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये सीरीज अगर कर लिया तो जीएस जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपके लिए ये क्वेश्चंस को रखा है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए। सवाल है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है। तो सबसे पहले प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है वो होती है, देखिए इसका सीरीज होता है या एयर में या तो वैक्यूम दिया रहेगा। ये वैक्यूम की स्पेलिंग अगली बार एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था, तो इस वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखिएगा, VACWM वैक्यूम। फिर उसके बाद आप लिक्विड की कोई चीज हो, इसके बाद सॉलिड होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा सवाल है, कवक की के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। मतलब हम कवक की जो अध्ययन करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक, तो कवक के जो अध्ययन होती है उसे हम कहते हैं मायोकोलॉजी। मायोकोलॉजी को हम कवक की अध्ययन को कहते हैं। अच्छा, ऑप्शंस पे भी हम ध्यान देते हैं कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो साइटोलॉजी कहते हैं कि जो सेल्स के ओरिजिन के बारे में, सेल्स मतलब जो कोशिकाएं होती है उनके ओरिजिन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। एक है मायोलॉजी। मायोलॉजी किसे कहते हैं, तो मायोलॉजी कहते हैं जैसे मसल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हम मायोलॉजी में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी मैंने बता दिया कि कवक के अध्ययन के बारे में। और न्यूरोलॉजी तो आप जानते ही है कि नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम होती हैं नर्वस सिस्टम के जो होते हैं उसे हम अध्ययन करते हैं, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सा होता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे कठोर कौन सा होता है। तो सबसे कठोर जो होता है वो होता है डायमंड। ठीक, तो सबसे कठोर डायमंड होता है। उसके बाद आप इनमें देखिए तो उसके बाद कांच, उसके बाद क्वार्ट्ज, फिर प्लेटिनम, ऐसे करके इसके ऑप्शंस हैं। लेकिन सबसे आपसे सबसे कठोर ही पूछा जाता है, सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे कठोर इसमें हीरा होता है। ठीक, इसके ऑप्शंस में वैसे कुछ बताने लायक है नहीं, इसलिए मैं इस ऑप्शन को डिफाइन नहीं कर रहा। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ये एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में भी पूछा गया था कि सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पे होता है। तो सबसे अधिक घनत्व -4 डिग्री पे सबसे अधिक घनत्व पानी का होता है। आगे बढ़ते हैं। झींगा किस जाति का प्रजाति है, किस जाति से संबंधित है। ठीक, तो झींगा जो है वो संबंधित है ऑर्थोपोडा से। ठीक, अच्छा, ऑर्थोपोडा से एक और संबंधित है, कौन सा है अभी मैं बताता हूँ। तब तक आप रिकॉल करते रहिए, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। निडारिया,
निडारिया के जो प्रजाति होते हैं जैसे मूंगा, जो समुद्री चीजें होती है वो निडारिया में आती है। जेलीफिश, ये निडारिया में आ जाती है। ठीक। अब कार्डेटा, कार्डेटा संघ के प्राणी कौन कौन से हैं? तो जो मछलियां होती है उभयचर वाली चीजें, वो कार्डेटा संघ में आती है। जैसे पक्षी, स्तनधारी पक्षी वगैरह कार्डेटा संघ में आती है। एक है एकिडोर्माटा, ये कौन से फाइलम जो है इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें जो कांटेदार त्वचा वाले जीव होते हैं, कौन से? कांटेदार त्वचा वाले जीव होते हैं, वो इस फाइलम में आते हैं। जैसे कि कांटेदार में सफेद तारे होते हैं, मछली जो सफेद तारे होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक मछली होती है आर्चिन। ठीक। ये सारे एकिडोर्माटा में पाए जाते हैं। ठीक। हिस्टीरिया रोग किससे संबंधित है या किससे वर्गित है? ठीक। हिस्टीरिया जो रोग होती है, ये हिस्टीरिया रोग एक मिर्गी की तरह होती है रोग। ये किस युवाओं को होती है, मतलब किस लोग को होता है? तो इसका ऑप्शन है यंग वुमेन को। ठीक। इसके ऑप्शंस को डिफाइन करने की कोई चीज है नहीं इसमें, इसलिए मैं डिफाइन नहीं करना। मैं जो ऑप्शंस को लिख रहा, इसे भी आप ध्यान से लिखिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऐसे इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछ ले, इसलिए मैं सारे बता दे रहा। पूछ सकता है कि सफेद तारे कौन से फाइलम में आता है, तो आपको याद होना चाहिए। मूंगा मछली कौन से फाइलम में आता है। ठीक। हाँ, इसमें मैंने बताना भूल गया कि एक ऑर्थोपोडा में जैसे केकड़ा, झींगा मछली, ठीक, केकड़ा, ये सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक। मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा। ठीक। तो मलेरिया द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो होता है स्प्लीन, तिल्ली। मलेरिया द्वारा ये प्रभावित होता है। ठीक। अच्छा, फेफड़ा, ये बड़े पूछा जाता है कि कौन सा रोग फेफड़े को प्रभावित करता है? तो जैसे निमोनिया, क्षय रोग, टीबी, प्लेग, इससे फेफड़े को काफी नुकसान होता है। ठीक। इसके अलावा और एक पूछा जाता है कि पीलिया, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। आंते, आंते प्रभावित कौन कौन से रोग करते हैं? तो जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, इससे आपके आंतें प्रभावित होती है। ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगली बार पूछा भी गया था एमआर में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ठीक। ये एक ये, दूसरा ये, एक ये सवाल, और दूसरा ये कि किसी बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें हम बर्फ के टुकड़े डाल दे रहे हैं। ये बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो उसके पानी के आयतन में क्या होगा? एक ये सवाल, दूसरा ये सवाल। फिर से, कि एक बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें हम कांच के, अरे सॉरी, बर्फ के टुकड़े डाल दे रहे हैं, तो जब ये बर्फ पिघलेगा तो उसके पानी के आयतन में क्या होगा?
ऑप्शंस में होगा बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, ऐसे करके ये 2 सवाल। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है इट्स रिमेन एट द सेम लेवल, समान स्तर पर रहेगा। ऐसे ही इसका होता है इट्स रिमेन एट द सेम लेवल, स्तर समान रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आपके कॉमन सेंस को जानने के लिए पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ठीक, among the following radiation which has the highest energy। तो इसका मैं सीक्वेंस लिख दे रहा, आपसे इस ऑप्शन के अलावा भी और सारे ऑप्शंस दे सकता है, तो आप ऑप्शंस को याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है गामा का एनर्जी लेवल। ठीक, इसके बाद जो होता है वो होता है एक्सरे का। इसके बाद जो होता है वो होता है यूवी का, मतलब अल्ट्रा रेज, अल्ट्रावायलेट। इसके बाद जो होता है वो होता है इंफ्रा का, इंफ्रारेड। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं गामा तो दिया नहीं है, तो गामा के बाद दूसरा कौन सा है? एक्सरे। ठीक, अगला सवाल, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? ठीक, तो ये जो पैथोटिक एसिड होती है ये B5 को कहा जाता है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड पत्तेदार सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में फ्लोरिक एसिड पाया जाता है। रेसनॉल विटामिन ए को कहते हैं, और टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई के साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा और भी साइंटिफिक नेम जो मैं अलग से लिखवा दे रहा, आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। ठीक, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। विटामिन B5 हो गया। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन। ठीक, विटामिन B9 को कहते हैं, विटामिन B9 को कहते हैं कैबेलोमीन। कैबेलोमीन। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, हो, तो ये सारे आपको याद जरूर होने चाहिए, इसमें से आपको हमेशा पूछ लेता है। एक और कौन सा छूट रहा? विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन ए को कहते हैं रेसेनॉल। विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक, और विटामिन डी को कहते हैं कल्सीफेरॉल। ये तो आपको याद होने ही चाहिए चार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? शून्यक मतलब वैक्यूम होता है। तो सबसे पहले तो मैंने फिर से कहा है कि वैक्यूम का स्पेलिंग आप याद रखिएगा। आपसे हमें VACWM वैक्यूम की स्पेलिंग। ठीक, तो प्रकाश की गति जो होती है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। अच्छा, एक यहाँ पे दिया है लाइट ईयर। तो सबसे पहला कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो लाइट ईयर दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? लाइट ईयर। ठीक। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक आगे बढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? ये अच्छा सवाल है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, वरना हम तो बताएंगे ही किसे कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता है वो है एंटनी फिलिप्स एंड लिवेनहॉक। ठीक। रॉबर्ट हुक सेल के बारे में खोजा था। कार्लिनियस के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कार्लिनियस का क्या रोल है। और चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने तो सुना ही होगा, आनुवंशिकता के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ठीक। E9 को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिक एसिड मैंने बता दिया। ठीक। साइट्रिक एसिड हमेशा खट्टे चीजों में जैसे संतरा, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यकृत में पाया जाता है। ठीक। और बायोटीन किसे कहते हैं? अभी मैंने लिखवाया बायोटीन विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन B9 को कैबेलोमीन कहते हैं। ठीक। अभी मैंने लिखवाया था। विटामिन डी का स्रोत ये सबको पता है, जिसे नहीं पता ये नोट कर लीजिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। नींबू, संतरे, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। काले कैल्सीफेरॉल का आम नाम, मतलब इसमें से किसका नाम, साइंटिफिक नेम काले कैल्सीफेरॉल है? तो अभी मैंने शायद बताया था आपको काले कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं। विटामिन डी को। विटामिन बी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, मैंने सारे बता दिया है। ठीक। फाइलम, फाइलम के बारे में पूछ रहा कि अमीबा किस फाइलम में आता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ फाइलम में आता है। ठीक। एनिलिडा फाइलम में क्या आता है? तो केचुआ एनिलिडा फाइलम में आता है। पेरीफेरा फाइलम में क्या आता है? तो वो जिसमें उतक नहीं होते, जैसे साइकन वगैरह पेरीफेरा में आता है। ठीक। एक जो प्लेटी हेलमेथिस है, इस फाइलम में कौन से जीव आते हैं? तो इस फाइलम में आते हैं वो जो परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब ऐसे जीव जो किसी के अंदर जाके का हरासमेंट करते हैं, आई मीन अपना भोजन उससे तैयार करते हैं, जैसे कि फीता कृमि। फीता कृमि क्या लिख रहा मैं, फीता कृमि वगैरह प्लेटी हेलमेथिस में आते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में पानी की कितनी मात्रा होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। इसका आंसर है 92%। हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? तो हीरे की रासायनिक देखो, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब एलोपैथी, इंग्लिश में एलोपैथी को अपर रूप कहते हैं।
एक तो होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है हीरा। ठीक, इसका आंसर है कार्बन। नाइट्रोजन कहाँ पाया होता है? चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन होता है। ठीक, अगला सवाल, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष देखा ही नहीं जाता। ये सारी चीजें याद करने वाली है। और जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, ये वाला सवाल, इसके अलावा ये वाला सवाल, ये सारे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। ठीक, इस सेशन का लास्ट सवाल है कि आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? ठीक, इसका इसका कारण क्या है, इस कारण को कहते क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर तो मैं बता दे रहा, कारण आप बताएंगे उस प्रोसेस को कहते क्या है। इसका आंसर पहला, कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग अन्य रंगों से अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये गलत। दूसरा, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे लंबी तरंगों से अधिक फैलती है। हाँ, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, तीसरा, वैसे भी नीला रंग आंखों को अधिक अवशोषित करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। चौथा, वायुमंडल लघु तरंग दैर्घ्य लंबी, गलत, अवशोषण वाला कोई हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर बी है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों के पास भेजिएगा जो ऐसे वीडियो, जिन्हें ज़रूरत है ऐसे वीडियो की। ठीक, चलिए हम ख़त्म करते हैं। मैं फिर से कह रहा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर इसी समय आपको अगले वीडियो की सीरीज आप तक पहुंच जाएंगी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस किस टॉपिक के, किस किस सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए। मैं कंटिन्यूअसली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू।